नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर यूडीसी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम 2015 के क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैंने आपको एविडेंस एक्ट और सीपीसी और टीपी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं अभी तो आप जा कर के देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आईपीसी और सीआरपीसी के प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 115वां क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद उपबंधित है। देखिए 2016 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन बना था, मैंने आपको बताया था। 2016-2019 का पेपर भी डल चुका है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 13 बी में जो है आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध दिया गया है। ये विवाह संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विधि आयोग ने विवाह विच्छेद के अतिरिक्त स्वीकार्य आधार के रूप में विघटन सिद्धांत, ये ब्रेक डाउन प्रिंसिपल की अनुशंसा की थी। तो किस रिपोर्ट में की थी, ये की थी 71वीं रिपोर्ट में, 71 रिपोर्ट जो थी उसमें। अगला प्रश्न है, जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे की आयु में अनिवार्यता ज्येष्ठ होना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी को विपरीत लिंग वाला अगर कोई किसी को गोद लेता है तो उनके बीच में कम से कम कितने साल का गैप होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष का गैप कम से कम होना चाहिए। यदि पुरुष किसी स्त्री को गोद लेता है तो उसके बीच में भी 21 वर्ष का गैप होना चाहिए, और अगर कोई महिला किसी पुरुष बच्चे को, दत्तक पुत्र को गोद लेती है तो भी उसके बीच में जो है 21 वर्षों का गैप जो है होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। इसमें से दत्तक ग्रहण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें लेना और देना, ये ऑप्शन ए दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हम देखें दत्तक होम, ये यानी कि हवन कराना, दत्तक होम ये भी ज़रूरी है, दोनों ही। तो इसका सही आंसर सी होना चाहिए फ्रेंड्स, इसमें गलत दिया हुआ है, इसका सी उत्तर होना चाहिए। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के लागू होने के पूर्व दत्तक के लिए 2 अनुष्ठान अनिवार्य समझे जाते हैं, एक तो दत्तक लेना और देने का अनुष्ठान और दत्तक होम, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो है वर्तमान में केवल दत्तक लेना और देने का अनुष्ठान ही अनिवार्य रूप से माना गया और दत्तक होम को अनिवार्य नहीं बताया, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। इसको अनिवार्य अनुष्ठान से अब हटा दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मिर्गी, ये भी 2016 और 19 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो मिर्गी जो है विवाह विच्छेद के लिए आधार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायालय के निर्णय अनुसार हिंदू बालक की 5 वर्ग तक की आयु तक की अभिरक्षा समानता रहेगी, किसके पास रहेगी। 5 वर्ष तक की आयु का कोई हिंदू बालक है तो उसकी अभिरक्षा किसके पास रहेगी, तो ये रहेगी माता के पास में। डी इसका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक विवाह विच्छेद की अज्ञाप्ति के विरुद्ध अपील लंबित रहने की अवधि में पक्षकार ये जो है दूसरा विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है और उसकी यह असक्षमता संपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 16 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। यदि कोई 16 वर्ष की आयु का बच्चा है तो उसका दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। यदि कोई प्रथा या रूढ़ी जो प्रवर्तन में है तो पक्षों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो ऐसे के द्वारा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ 1984 का वाद है। इस वाद में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण से संबंधित है ये वाद। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। विवाह का पंजीकरण, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बना दिया गया है, तो ये धारा 8 में हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 के पेपर में भी आया था। और
अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 निम्नलिखित में से किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है? तो ये किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगा देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शून्यकरण विवाह का। ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अधीन पारित आदेशों और डिक्रियों की अपील डिक्री या आदेश पारित किए जाने के कितने दिन के भीतर की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 90 दिन के भीतर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, एक विवाहित अवयस्क बालिका का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? तो यहाँ पर होगा उसका पति। डी उत्तर इसका सही। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार अनिवार्य है? वैध विवाह के लिए इसमें से जो अनिवार्य है वो है सप्तपदी का। बी उत्तर इसका सही है, यानी कि 7 फेरे लेने वाला जो संस्कार है वो अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और 12 के अंतर्गत शून्य या शून्यकरण विवाह से उत्पन्न संतान क्या मानी जाएगी? तो यहाँ पर जो है धर्मज मानी जाएगी, किंतु केवल अपने माता पिता की संपत्ति के ही वारिस वो हो सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विवाह विच्छेद वाली हिंदू पत्नी भरण पोषण मांगने का अधिकार रखती है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में? इसमें से किस अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू जो पत्नी है वो भरण पोषण मांग सकती है विवाह विच्छेद के बाद, तलाक के बाद? तो ये दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। बी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, सपिंड संबंध से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताना है ये सपिंड संबंध इसमें से किस पर आधारित है? तो ये है बहिर्विवाह पर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद का विघटन का सिद्धांत। ये जो विघटन का सिद्धांत है, ब्रेकडाउन थ्योरी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में प्रतिबिंबित होती है? तो ये होती है धारा 13(1)(a). सी है इसका आंसर। धारा 13 उपधारा 1(a) के अंदर। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति या पत्नी अलग रह रहे हों। तो कितने वर्षों से? तो 1 वर्षों से। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हों तो पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर की जा सकती है। और आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का जो ये प्रावधान है ये है 13(b) में। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न है, एक निर्वसियती मृत्यु को प्राप्त हिंदू स्त्री की संपत्ति निगमित न्यायगमित होती है सबसे पहले किसको? तो ये होती है पुत्र को, पुत्री को और पति को। ये डी है इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं कुछ मुस्लिम विधि से प्रश्न। निम्नलिखित मुस्लिम विचारधाराओं में से किसमें मुता विवाह को मान्यता दी है? ये क्वेश्चन में रिपीटेड है। मुता विवाह को मान्यता दी है ये इतना आश्रय विचारधारा में। डी है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति जिसने निकाह करवाया है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो निकाह का सबूत या फिर साक्ष्य दिया जाएगा? तो ये माना जाएगा साक्षी द्वारा। ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम विधि में मूशा का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मूशा का अर्थ क्या होगा? तो ये होता है संपत्ति में अविभाजित अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक गर्भस्थ शिशु के पक्ष में एक वैध रूप से वसीयत की जा सकती है यदि यह बच्चा जन्म लेता है वसीयत तिथि से ये कम से कम जो है 6 महीने की अवधि के भीतर अगर जन्म लेता है तब। अगला प्रश्न है, एक वक्फ को बनाने का अर्थ संपत्ति का संपूर्ण बताना है। कोई वक्फ बनाता है तो संपूर्ण संपत्ति का जो वो होगा, संपत्ति का संपूर्ण किसको दी जाएगी? तो ये दी जाती है ईश्वर को। वक्फ का ईश्वर को मानी जाती है वक्फ वाली संपत्ति मुस्लिम धर्म में। अगला प्रश्न है, शरीयत अधिनियम 1937 में कितनी धाराएं हैं? शरीयत अधिनियम में जो टोटल धाराएं हैं वो है 6, कुल 6 धाराएं हैं और ये 1937 का ये अधिनियम है। अगला प्रश्न है, हनाफी विधि के अनुसार एक माता एक पुरुष बच्चे की अभिरक्षा की हकदार रहती है। तो ये रहती है 7 वर्ष तक की आयु तक। सी है इसका उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खियार उल बुलुग, इसका अर्थ क्या है? यह है यौवनागमन का विकल्प, ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 विवाह विघटन के कुछ आधारों को वर्णित करता है, ये उपलब्ध हैं, तो ये दिए गए हैं केवल पत्नी को। ये है कुछ जो पत्नी को प्राप्त किए जाते हैं, ये कुछ आधार हैं जिस पर विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 में अगर एक पत्नी को न्यायालय के मध्य विवाह विच्छेद अगर लेना हो तो इन आधार पर वो ले सकती है। ठीक है, ये 8 बताए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम द्वारा भी बच्चे को दत्तक लेने की वैधता को मान्यता दी है? मतलब अगर कोई मुसलमान है वो भी दत्तक ले सकता है, किसी बच्चे को गोद ले सकता है। तो ये कहा गया था शबनम हाशमी बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मुस्लिम पत्नी का मेहर का अधिकार मांगा जा सकता है, तो ये मांगा जा सकता है एक सुरक्षित ऋण के रूप में मेहर का अधिकार मुस्लिम पत्नी के द्वारा मांगा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विधि के अंतर्गत इला रूप में विवाह विच्छेद को लागू करने के लिए प्रवृत्ति का कितना समय आवश्यक है? तो ये है 4 महीने का, ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। जब पति पत्नी के समक्ष ये शपथ करता है कि वह उसके साथ संभोग नहीं करेगा और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार कम से कम 4 महीने तक संभोग नहीं करता है तो इसको इला कहते हैं। और यह स्वतः ही विवाह विच्छेद नहीं होता बल्कि पत्नी इस आधार पर न्यायिक विवाह विच्छेद की हकदार हो जाती है। अगला प्रश्न है मुस्लिम विधि में फ़क्स शब्दावली से क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है न्यायिक अज्ञप्ति द्वारा पत्नी की इच्छा पर विवाह विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम विधि में विवाह के मामले में यदि संरक्षक और अवयस्क के दृष्टिकोण में विवाद है तब विधि प्राथमिकता देती है, तो ये प्राथमिकता देती है अवयस्क को, ए है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीमार व्यक्ति जो कमजोरी के कारण बोलने में असमर्थ है एक वसीयत करता है और सहमति व्यक्त करता है तथा फिर बोलने की शक्ति को पुनः प्राप्त किए बिना ही मर जाता है, तो ऐसी वसीयत जो है ये क्या मानी जाएगी? ये मान्य ही मानी जाएगी, सी उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्नी को ये लियान के आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है यदि पति पत्नी पर आरोप लगाता है कि उसने जार कर्म का अपराध किया, एडल्ट्री अगर उसने किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है एहसन प्रकार के तलाक में तलाक प्रभावी होता है, ये होता है इद्दत की अवधि के समाप्ति पर भी है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि 3 तलाक को एक तलाक माना जाए और यह वैध तलाक नहीं होगा? तो ये माना गया था, सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। ये माना गया था शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2002 SCR के मामले में। आगे हम देखते हैं IPC के कुछ क्वेश्चंस। एक उप पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की एक टुकड़ी रात में गश्त लगाने की ड्यूटी पर है। उन पर 2 अपराधियों ने हमला किया जिसमें से एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और अपराधी संपत्ति लेकर भाग निकलते हैं। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 में किस अपराध के लिए मामला दर्ज कराया जा सकता है? तो यहाँ पर जो हुआ है ये हुई है लूट, सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है बलात्संग से पीड़ित का परिचय या नाम उजागर करना भारतीय दंड संहिता आप होता है ना किस सेक्शन में है ये? अगर किसी बलात्संग पीड़ित का नाम उजागर हो जाता है तो इसका मतलब नहीं करना है, उसकी पहचान नहीं बतानी है। यह है धारा 228A में। धारा 228A में है कि पीड़ित व्यक्ति की पहचान छुपानी है, उसको नहीं बताना है। 354D में जो है किसी स्त्री का पीछा करना, 376E में है सामूहिक बलात्संग, 328A में है पीड़ित व्यक्ति की पहचान को छुपाना, उसका प्रकट करना, अगर कोई प्रकट करता है तो उसको सजा दी जाएगी। और 229 में है जूरी सदस्य और असेसर का प्रतिरूपण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लूट को डकैती से भिन्न करता है? तो ये जो संख्या है वो अलग अलग बता देती है। डकैती के लिए अगर हम देखें तो डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक होने चाहिए और लूट के लिए जो है
लूट का मामला अगर देखें तो 2 या 2 से अधिक जो है लूट के लिए होने चाहिए और डकैती के लिए 5 होने चाहिए। कम से कम 5 हो लूट के लिए और डकैती के लिए इससे ज़्यादा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय एक्स ने अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच ली और उसको फेसबुक पर डाल दी। यहाँ एक्स ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर उसने किया है दृश्य रतिकता। ये इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ये आपराधिक दायित्वाधीन ठहराने के लिए अनिवार्य नहीं है। दोषपूर्ण कार्य, आपराधिक मनस्थिति और हेतु, इसका डी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए विकृचितता के प्रभाव में बी को मारने का प्रयत्न करता है। बी स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपाधि कारित कर देता है। तो यहाँ पर उसने क्या किया है? तो यहाँ उसने ए और बी दोनों के दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ ए और बी दोनों को ही दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चन है ये। पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं अन्वेषण के दौरान, इन्वेस्टिगेशन होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की धारा 190 के अधीन एक अपराध का संज्ञान किसके द्वारा लिया जाएगा? तो 190 में अगर हम देखें तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता है सीआरपीसी के किस सेक्शन में? तो ये सेक्शन होगा 313, सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अधीन आरोपों को जोड़ने या संशोधित किया जाता है। यदि आरोपों को जोड़ना है या फिर उनको संशोधित करना है तो ये किया जाएगा सीआरपीसी के सेक्शन 216 में। न्यायालय आरोपों को परिवर्तित कर सकता है। 211 में आरोपों की अंतर्वस्तु, 212 में है समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टता और 215 में है गलतियों का प्रभाव। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के अधीन एक वारंट मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थापित किया गया है, विचारण आरंभ हो जाता है। तो यहाँ पर विचारण प्रारंभ हो जाता है जब अभियुक्त उपस्थित होता है तभी से। बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के अधीन निम्नलिखित में से किस विचारण में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नहीं है? तो सही उत्तर है इसका उपरोक्त सभी के। सेशन विचारण में, वारंट मामले के विचारण में, समन मामले के विचारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ए पर बी को लूटने तथा स्वेच्छा उपति कारित करने का आरोप है। क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 232, 392, 394 के अधीन अपराध के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकता है? तो सही उत्तर है इसका कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है ये। डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 2013 प्रवर्तन में आया था। तो ये आया था ऑप्शन बी 3 फरवरी 2013 को। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की में संपत्ति के कब्जे में संबंधित किसी बात को निर्णित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार एक अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में सक्षम साक्षी हो सकता है। ये दिया गया है सेक्शन 315 में। 312 में जो है परिवादी और साक्ष्यों का व्यय है। 313 में अभियुक्त की परीक्षा लेने की शक्ति है। 315 में अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा और 313 में प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में ना लाया जाना। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। अपराधों का वर्गीकरण किस में किया गया है? तो ये प्रथम अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 लागू नहीं होती है। इनमें से किस पर दंड प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है? तो 91 जो है लागू नहीं होती अभियुक्त पर। सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? 160 में बुलाया जाता है उस पुलिस अधिकारी के द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा में जिलाधीश या उपखंड जिलाधीश पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 133 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के किस धारा में पीड़ितों के उपचार हेतु अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013 को जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था ऑप्शन सी,
357 सी में। नेक्स्ट है, किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय तथा दूसरा असंज्ञेय है तो सारा मामला संज्ञेय माना जाएगा। ए है इसका आंसर। यदि एक अपराध असंज्ञेय होता है और दूसरा संज्ञेय होता है तो ऐसा माना जाएगा कि पूरा मामला ही संज्ञेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श पर सेशन न्यायालय स्थापित कर सकेगी। बी, राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सी, उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। या डी, सर्वोच्च न्यायालय सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। सही आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। ये सही है कि राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी के अध्याय 8, 10 और 11 को छोड़कर इसके बाकी सभी प्रावधान निम्नलिखित में से कहाँ लागू नहीं होंगे? तो ये लागू नहीं होते हैं ऑप्शन डी, नागालैंड राज्य पर। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अंतर्गत एक आरोप को लिखा जाएगा तो यदि आरोप लिखा जाता है तो ये लिखा जाएगा न्यायालय की भाषा में। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान न करने पर किस अधिकतम व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो ये दिया सकता है 30 दिन तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नलिखित में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? ये होगा सेशन न्यायाधीश के समक्ष अपीलीय। ए है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है उपस्थित हो जाता है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो उस मामले में उसी प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे वह समन मामला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में 164 दंड प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं माना गया? तो यहाँ पर नहीं माना गया है ये अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन का अभिलेखन। सी उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय की मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि उसके निष्पादन किए जाने से पूर्व करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 366 में। तो ये थे 2015 के क्वेश्चंस। मैंने आपको 2015 का पूरा पेपर करा दिया है। जीएस वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो अभी नहीं कराया है। जीएस के 50 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।